नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार में महागठबंधन की रैली आज, सोनिया गांधी करेंगे शिरकत। रैली से पहले जेडीयू और आरजेडी को झटका, 3 विधायक बीजेपी में शामिल। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों का आंदोलन जारी, राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग, जल्द लागू करने के लिए सरकार को दे निर्देश। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की अवधि कल हो रही है खत्म, सरकार ने कहा करें 48 घंटे इंतजार। कांग्रेस का आरोप, अध्यादेश पर हो रही है चुनावी राजनीति। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद निलंबित, पंजाब में पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप, सांसदों ने कहा असूलों से भटकी पार्टी। छत्तीस साल बाद महिला हॉकी टीम को ओलंपिक का टिकट, यूरो चैंपियनशिप में स्पेन की हार के बाद मिला मौका, प्रशंसकों की बढ़ी उम्मीदें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बने महागठबंधन दलों की आज पटना में स्वाभिमान रैली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आरजेडी जेडीयू की इस पहली रैली में शामिल होंगी। समाजवादी पार्टी ने भी रैली में शामिल होने का फैसला किया है, लेकिन मुलायम सिंह यादव रैली में शिरकत नहीं करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में प्रधानमंत्री के डीएनए वाले बयान को जोर शोर से मुद्दा बनाया है और अब इस रैली को बिहार के लोगों के स्वाभिमान से जुड़ा बताया है। पटना का गांधी मैदान महागठबंधन दलों की स्वाभिमान रैली के लिए तैयार हो गया है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी एक मंच पर नजर आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की ये पहली बड़ी रैली होगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि इस चुनाव में उनका वादा सामाजिक न्याय के साथ विकास का होगा। न्याय के साथ विकास का मतलब यही होता है कि समाज के सभी तबके का, सभी समुदाय का और बिहार के हर इलाके का विकास हो और विकास की मुख्य धारा में सब लोग जुड़े और विकास का लाभ भी सब लोगों तक पहुंचे। कांग्रेस को उम्मीद है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आने से स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार चुनाव में कांग्रेस को 40 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस ने इस 10 वर्ष के कार्यकाल में बिहार की मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपया दिया है। तो हमारी सोच जात पात से ऊपर उठ करके बिहार को आगे लाने में है। महागठबंधन के निशाने पर जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं बीजेपी की रणनीति बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को घेरने की है। रणनीति के तहत ही पार्टी बार बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बने गठबंधन पर सवाल उठा रही है। ये कई विरोधाभासियों के बीच की रैली है। यदि नीतीश कुमार का देखें तो नीतीश कुमार का राजनीतिक आधार लालू यादव के उस कुशासन के बल पर हुआ था। आज उन्होंने लालू यादव से दोस्ती कर ली और लालू यादव नीतीश कुमार की जो राजनीतिक नींव रखी गई वो कांग्रेस के विरोध में रहा। बिहार में चुनावी सरगर्मी के साथ साथ रैलियों का सिलसिला भी तेज हो गया है। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर, गया और सहरसा में 3 बड़ी रैलियां की हैं और अब 1 सितंबर को भागलपुर में भी प्रधानमंत्री प्रचार के लिए पहुंचेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू पटना की स्वाभिमान रैली को अपने स्वाभिमान से जोड़कर भी देख रही है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। लेकिन इस स्वाभिमान रैली से पहले ही जेडीयू आरजेडी के इस महागठबंधन को झटका लगा है। जेडीयू के 2 और आरजेडी के 1 विधायक अपनी पार्टी छोड़कर कल बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू विधायक रेणु कुशवाहा और सुनील कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आरजेडी एमएलए बृजकिशोर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। पटना में महागठबंधन की आज रैली होने वाली है, पहली रैली है और हमारे संवाददाता विशाल दहिया इस समय पटना में ही मौजूद हैं। विशाल, महागठबंधन की रैली, तमाम बड़े चेहरे इस गठबंधन से जुड़े हुए आज शामिल होने वाले हैं। जाहिर तौर पर शक्ति प्रदर्शन को पूरी तरह से दिखाने की कोशिश होगी। किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए ये
पहला मौका होगा। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार, लालू यादव या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने अपने इलाकों में, खासतौर पे नीतीश कुमार क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने अलग अलग रैलियां की हैं, चुनाव के लिए प्रचार किया है। चुनाव की घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन के सभी लोग एक ही मंच पर मौजूद हों, सभी पार्टियों के बड़े नेता खासतौर पर, वो पहली बार होगा। यानी कि ये स्वाभिमान रैली इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है कि जो बीजेपी का एक तरीके से कहा जाए ऑनस्लॉट जो है इस चुनाव में, जो चुनौती जिस तरह की बीजेपी दे रही है इन सभी पार्टियों के गठबंधन को, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह की रैलियां की हैं, वहां जो भाषण दिए हैं, और 1,25,000 की जो पैकेज की जो बात की है, उसके मुकाबले में क्या रणनीति रहेगी। और खासतौर पे इस रैली में जिस तरह के भाषण होंगे, क्योंकि इस रैली में नीतीश कुमार मौजूद होंगे, लालू यादव मौजूद होंगे, सोनिया गांधी मौजूद होंगी कांग्रेस की तरफ से, और उसके अलावा समाजवादी पार्टी जो कि इसका एक अहम हिस्सा है, हालांकि उनको सिर्फ 5 सीटें 243 में से दी है गठबंधन की बाकी पार्टियों ने, उसकी तरफ से शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। यानी कि हर दल के जो कि इस गठबंधन में है, उस दल का बड़ा नेता अब मंच पर मौजूद होगा। तो किस तरह का भाषण होगा, क्या नीति सामने आएगी, क्योंकि उन भाषणों से अंदाजा लगाया जा सकेगा कि सभी पार्टियां क्या एक जैसा सोच पा रही हैं, क्या उनकी रणनीति जो है इस चुनाव के लिए, क्या उसमें कोई सामंजस्य है या नहीं। लेकिन जहां तक भीड़ की बात है, तैयारियों की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग पिछले 1.5 से 2 घंटे से हम पटना शहर में मौजूद हैं, और लगभग गांधी मैदान के आसपास 3 से 4 किलोमीटर के आसपास का जो इलाका है, उस पर जो सड़कें हैं वो भरी हुई है। लोग गाड़ियों से पैदल गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि रैली की आधिकारिक समय रैली शुरू होने का 11:30 बजे है, लेकिन क्योंकि बड़े नेता 12 से 12:30 बजे के आसपास आने शुरू होंगे, तो अभी रैली शुरू होने में कम से कम 3 घंटे का समय है। लेकिन फिर भी जनता जुट रही है, और कोशिश नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस पार्टी तीनों की तरफ से यही रहेगी कि इस रैली को बड़ा बनाया जा सके, इस रैली को सफल बनाया जा सके, ताकि बीजेपी के की चुनौती के खिलाफ किस तरह से क्या तैयारियां हैं और किस तरह से भीड़ जुटकर आती है, वो चेहरा एक बार सामने किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ चुनावी सभाएं बिहार में कर चुके हैं। हमने देखा सीधे तौर पर लालू और नीतीश उनके निशाने पर रहे हैं। हालांकि बीजेपी लगातार कह रही है कि ये विरोधाभासियों का गठबंधन है, लेकिन इस बयान के पीछे भी क्या गंभीरता बीजेपी की दिख रही है? सारी नजरें उसकी तरफ से भी टिकी होंगी इस रैली पर। देखिए, आप इसको इस गठबंधन को जो ये महागठबंधन कह रहे हैं, आप जेडीयू, आरजेडी और जो कांग्रेस का जो गठबंधन है, उसको विरोधाभासी की परिभाषा बहुत पहले दी जा चुकी है, और बीजेपी इसी लाइन एंड लेंथ से कहा जाए उस पर हमले अपने तेज कर रही है। उसके पीछे सीधा कारण है, क्योंकि अब से ठीक 2 चुनाव पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो उनका सीधा मुकाबला लालू प्रसाद यादव से था आरजेडी के, और उसके साथ आरजेडी के साथ कांग्रेस खड़ी थी। तो उस वक्त जो लड़ाई आज बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच दिखाई दे रही है, उस वक्त वही लड़ाई नीतीश कुमार और आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच दिखाई दे रही थी। तो सीधे तौर पर बीजेपी का जो वार है, उसमें कहीं न कहीं एक तरीके से तार्किक दम जरूर है। लेकिन अब इस सिचुएशन में, आज के हालात में, जबकि सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुई है, तो वो जो विरोधाभास है, उस विरोधाभास को कैसे हटा पाएंगी ये सब पार्टियां, और इन सब के जो मुख्य नेता हैं, वो साफ करना जरूरी होगा इन लोगों के लिए। और उसके लिए ये रैली बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं इन पार्टियों के, जैसे कि मैं पहले कह रहा था, नीतीश कुमार, लालू यादव और सोनिया गांधी, खासतौर पे इन तीनों नेताओं को एक सुर में बोलना होगा, एक जैसी रणनीति पेश करनी होगी, तभी शायद जो बीजेपी के खिलाफ चुनौती ये खड़ा करना चाहते हैं, उसमें शायद सफलता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर है आज महागठबंधन रैली को लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव इस महागठबंधन रैली में शामिल होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आइए आगे की खबरों का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 लोकसभा सांसदों धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। निलंबित सांसदों ने पार्टी पर उसूलों से भटकने का आरोप लगाते हुए इसे तानाशाही फैसला बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के निष्कासित नेता योगेंद्र यादव ने भी सांसदों को निलंबित किए जाने की आलोचना की है।
आम आदमी पार्टी ने 2 सांसदों धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित कर दिया। दिल्ली में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में ये फैसला किया गया। अब पार्टी की अनुशासन समिति दोनों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करेगी। आपने भाजपा और अकाली दल से हाथ मिला लिए हैं, जो पार्टी के पंजाब के मिशन के खिलाफ है। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन दोनों सांसदों को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर देना चाहिए जब तक कि इंक्वायरी पूरी न हो जाए, और ये मामला फिर पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी को दे दिया गया है। निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए धर्मवीर गांधी ने कहा कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, जबकि निलंबित सांसद हरिंदर खालसा ने इसे तानाशाही करार दिया। पंजाबियत की लड़ाई, पंजाब की अस्मिता की लड़ाई, पंजाब की गौरव की लड़ाई और पंजाब का जो सेल्फ प्राइड है जिसमें उस पर हमला हुआ है दिल्ली की तरफ से, वो उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और पंजाब का जो अधिकार है अपने फैसले खुद लेने का, जिसका हम कहते हैं कि जेन्युइन फेडरलिज्म, उनको कोई भी आदमी जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, इंटेग्रिटी वाला है, जिसकी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, उनको वो अच्छे नहीं लगते। उनको तो वो शख्स चाहिए जो बिल्कुल स्पाइनलेस हो। आम आदमी पार्टी से निष्कासित नेता योगेंद्र यादव और बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी से सांसदों को निष्कासित किए जाने की आलोचना की है। पार्टी के दिल्ली दरबार को डर है अपने ही वॉलंटियर से, डर है किसी भी ऐसे नेता से जिसका अपना कद हो, डर है हर उस इंसान से जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो। आज हम देख रहे हैं कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी के डिक्टेटोरियल रवैये से उन्हीं के पार्टी के लोग परेशान हैं, तो अरविंद जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। पटियाला के सांसद धर्मवीर गांधी और फतेहगढ़ साहिब के सांसद हरिंदर सिंह खालसा आम आदमी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोलते रहे हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाले जाने का इन दोनों सांसदों ने खुलकर विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों ने अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से दखल की मांग की है। राष्ट्रपति को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि अगर अनशन कर रहे सैनिकों को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस मसले पर सरकार ने बहुत सारी कमियों को दूर कर लिया है। जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक 77 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। एक पखवाड़े से कुछ पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर भी हैं। 5 पूर्व सैनिकों को अब तक अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर वन रैंक वन पेंशन लागू करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की है। पूर्व सैनिकों की मांग है कि ओआरओपी के लिए 26 फरवरी 2014 की रक्षा मंत्रालय की चिट्ठी को ही आधार बनाया जाए। चिट्ठी की प्रति प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष को भी भेजी गई है। हम सब इस मंच से कह रहे हैं कि इसके जिम्मेवार सरकार हो। क्यों कि सरकार ने एक सैंक्शन स्कीम को 15 महीने हो गए हैं लागू नहीं किया, जस्ट बिकॉज बाबू कहता है कि तुम लागू ना करो। मेरे को ड्रप दे रहे थे, मैं ड्रप नहीं लगवाया। मैं बोला कि मेरा अनशन टूट जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला कि अनशन नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी मैं ड्रप नहीं लगवाया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार ओआरओपी के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये कुछ सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने इसे लागू करने की समय सीमा बताने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मांग नहीं की जानी चाहिए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मान चुके हैं कि कुछ मुद्दे सुलझाने बाकी हैं। इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्रधानमंत्री ने 15 तारीख को डिक्लेयर कर दिया। अभी प्रधानमंत्री जब उसमें खुद उनका ऑफिस खुद ध्यान दे रहा है, तो मुझे लगता है कि यही दिन, इतना दिन दे दो, ये करो, इससे काम नहीं होगा। वो सॉल्व करने की कोशिश पूरी जाए। सरकार के भीतर भी ओआरओपी को लेकर गहन मंथन जारी है। बीते कुछ दिनों में पूर्व सैनिक सेना प्रमुख दलबीर सिंह से 2 बार मिल चुके हैं। उनकी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भी इसे जल्द लागू करने की बात कह चुके हैं। कि सिद्धांत इस सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की बात को स्वीकार किया है, लेकिन पूर्व सैनिकों का इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अध्यादेश लाने को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अध्यादेश पर फैसले के लिए 48 घंटे इंतजार करने की बात कही है। इस बीच भूमि कानून पर अधिसूचना का रास्ता अपनाने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर बिहार चुनाव के मद्देनजर इस तरह का कदम उठाने पर आरोप लगाया है।
कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लेकर जारी केंद्र की अधिसूचना को गैर कानूनी और संसद का अपमान बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कानून मंत्रालय ने ऐसे किसी कदम का विरोध किया था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने ऐसा किया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इज सेइंग दैट द लॉ शुड बी अमेंडेड व्हेन बोथ द हाउसेस आर इन सेशन or through an ordinance. Instead of that, because of the Bihar elections, in order to counter the propaganda, not the propaganda, counter the reality that Narendra Modi is Kisan Virodhi, they bring this notification. इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भूमि बिल पर अध्यादेश लाने के संबंध में अगले 48 घंटे में फैसला ले लिया जाएगा। तीसरी बार जारी अध्यादेश की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। सरकार ने 13 केंद्रीय कानूनों को भूमि अधिनियम 2013 में शामिल करने के लिए शुक्रवार को एक आदेश जारी किया। इस तरह चौथी बार विवादास्पद भूमि अध्यादेश जारी करने की जरूरत को दूर कर लिया गया। लेकिन वित्त मंत्री के बयान के बाद अब इस मामले पर सरकार के रुख के लिए कल तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए फिर से कांग्रेस से सहयोग मांगा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने मॉनसून सत्र को फिर से बुलाने के मामले पर कांग्रेस के रुख को साफ करने को कहा। हैदराबाद पहुंचे नायडू ने कहा कि मॉनसून सत्र के विस्तारित भाग में सरकार अपने आर्थिक एजेंडे से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी, जिसमें जीएसटी के अलावा रियल एस्टेट बिल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल जैसे अहम विधेयक शामिल हैं। 13 अगस्त को खत्म हुए मॉनसून सत्र का भी सत्रावसान नहीं किया गया है और सरकार कुछ दिनों के सत्र के लिए तमाम दलों से बातचीत कर रही है। रेगुलर सेशन बुलाने में सबसे बातचीत करके सलाह मशवरा कर रहे, वो प्रक्रिया पूरा होने के बाद स्पेशल सेशन बुलाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। कारण क्या है, जीएसटी महत्वपूर्ण है और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी महत्वपूर्ण है, रियल एस्टेट बिल भी महत्वपूर्ण है। देश का वित्तीय स्थिति को सुधारने में ये बहुत काम में आएगा। इसलिए देशवासी चाह रहे, सभी सेक्शंस भी मांग रहे। हमारा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी से और उनके मित्रों से, भाई आप लोग थोड़ा इसके बारे में गंभीरता से सोचो, देश के हित में सोचो, राजनीति अलग रख के देश के हित में सोचना चाहिए और साथ देना चाहिए। 2 दिन की शांति के बाद प्रशासन ने शनिवार को गुजरात के सभी इलाकों से कर्फ्यू हटा लेने का फैसला ले लिया। राज्य में इस वक्त शांति बरकरार है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के अंदर शिकायतों का दौर शुरू हो चुका है। एक बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर पुलिस वालों की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। वहीं एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में 9 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। स्कूलों में होती पढ़ाई, सड़कों पर आवाजाही और बाजारों में फिर से लौटती रौनक। गुजरात से आई ये तस्वीरें साफ करती हैं कि राज्य में हालात अब सामान्य हो गए हैं। यही वजह है कि गुजरात के सभी इलाकों से अब कर्फ्यू हटा लिया गया है, जबकि सेना की भी राज्य से वापसी हो गई है। जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो गया था वो फिर से रेगुलर वो चालू हो गया है। सब लोग आते जाते हैं, बैंक शुरू हो गई है, स्कूल कॉलेज वो भी शुरू हो गई है। सभी काम जो पेंडिंग पड़े हैं वो भी पूरे कर रहे हैं। पूरे एरिया में बाहर निकले तो हमने देखा कि काफी तरह से शांति दिख रही है। कर्फ्यू हटने के बाद जनजीवन तो पटरी पर आ रहा है, लेकिन सूरत के डायमंड और कपड़ा उद्योग को इस दौरान करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। 2 दिन का हम ऐसे एवरेज देखे तो कम से कम 1000 करोड़ रुपया का कारोबार नहीं होने के कारण डायमंड इंडस्ट्री को थोड़ी इफेक्ट ये मंदी के समय रहती है। अगर 2 दिन का प्रोडक्शन में अगर 6 करोड़ की जगह 4 करोड़ भी पकड़े और उसमें अगर इसके हिसाब से गिने तो मेरे हिसाब से हम 80 से 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। वहीं अब सत्ताधारी पार्टी के अंदर अब नाराजगी का आलम है। बीजेपी सांसद नारायण कच्छाड़िया ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को चिट्ठी लिखकर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि पार्टी के 23 काउंसलरों ने इस्तीफा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे याद करेंगे मशहूर गीतकार शैलेंद्र को उनके जन्मदिन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। कटक के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में नवजात शिशुओं की मौत का आंकड़ा बढ़कर 47 हो गया है। केंद्र की एक टीम ने कल अस्पताल का दौरा किया।
टीम ने डॉक्टरों और बुनियादी सुविधाओं की कमी को जिम्मेदार माना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम ने शनिवार को कटक के सरदार पटेल अस्पताल का दौरा किया। टीम ने डॉक्टरों से बच्चों की मौत की वजहों का पता लगाया। अस्पताल में कल 4 और शिशुओं की मौत हो गई। अब तक 47 नवजात की मौत हो चुकी है। केंद्रीय टीम ने इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिलाया। The whole idea of bringing this team is to kind of assist the state government and the hospital administration here, so that at least in long term and also in short and medium term, what steps can be taken so that these kind of things which are preventable, at least some of them which are preventable, can be prevented so that they don't recur. शनिवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान खोजा जाएगा। यहाँ के हॉस्पिटल का विजिट किए, उनकी वहाँ रहने वाले पेशेंट को मिले, उनके अभिभावक को मिले, हॉस्पिटल के स्टाफ से मिले, राज्य सरकार के अधिकारियों को मिले। तुरंत भारत सरकार राज्य सरकार को सारे सहयोग की जिम्मेवारी ले रही है, हाथ बढ़ा रही है, और उसकी क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो पाएगी इसकी भी हम लोग योजना बनाएंगे। पूर्वी भारत में ये शिशुओं का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ 48 डॉक्टरों के मुकाबले कई सालों से 20 डॉक्टर ही हैं। हर दिन यहाँ औसतन 300 मरीज आते हैं, जिनमें से 50 को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार FIR भी दर्ज करा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्वदेशी क्रायोजेनिक्स अपर स्टेज से लैस DSAT-6 सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंच गया है। इसकी जानकारी इसरो ने दी है। गुरुवार को GSAT-6 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। GSLV D6 स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस है। GSAT-6 भारत का 25वां भूस्थितिक संचार उपग्रह है। GSAT सीरीज का 12वां उपग्रह है। इसका वजन 416 टन है और ये 50 मीटर ऊंचा है। सैटेलाइट में 6 मीटर चौड़ा एंटीना लगा है। इससे छोटे हैंडसेट के जरिए डेटा, वीडियो और ऑडियो को एक जगह से दूसरी जगह भेजना मुमकिन होगा। ये C बैंड में एक नेशनल बीम और S बैंड में 5 स्पॉट बीम से लैस है। इसका इस्तेमाल डिफेंस यानी सामरिक सेक्टर में भी होगा। साथ ही प्राकृतिक आपदा के समय दूर दराज के इलाकों में भी छोटे हैंडसेट के जरिए संपर्क साधा जा सकेगा। ये 9 साल तक सेवाएं देगा। 2 सितंबर को होने वाली केंद्रीय मजदूर संगठन की हड़ताल में बीजेपी समर्थित भारतीय मजदूर संघ ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। शनिवार को दिल्ली में हुई संघ की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले केंद्रीय मजदूर संगठन के नेताओं ने 2 सितंबर को देश भर में 1 दिन की हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई थी। BMS ने कहा कि सरकार को अपने वादों को पूरा करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाना चाहिए। वहीं बाकी सभी 10 यूनियन प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार ने कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की, इसलिए हड़ताल हर हाल में होकर रहेगी। This was against the government's attitude. In that resolution which we adopted, we clearly said the attitude of the government is anti-worker, anti-people. This was a joint declaration adopted in the convention. 21वें दिल्ली पुस्तक मेला का कल प्रगति मैदान में आगाज हुआ। 6 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में देश भर की अलग अलग भाषाओं के कई प्रकाशन शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि तकनीक की मजबूत दखल के बावजूद किताबों की अहमियत कम नहीं हुई है। उन्होंने इंटरनेट को किताबों का पूरक करार दिया। दिल्ली पुस्तक मेले की थीम कौशल विकास है। मेले का आयोजन इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय प्रकाशन महासंघ ने मिलकर किया है। भारतीय प्रकाशन संघ की माने तो इस वक्त प्रकाशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंटरनेट और ई-बुक्स रीडर से ही है। इट्स ए चैलेंज है, ये मैं मना नहीं करता, इट्स ए चैलेंज, बट इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सारे पब्लिशर्स अपने अपने लेवल पे अपने अपने मीन्स देखते हुए धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। डे बाय डे अगर आपको देखोगे थोड़े सालों में कि इंडियन पब्लिशर्स की काफ़ी किताबें आपको ई बुक्स में भी मिलने लग जाएंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। महिला हॉकी टीम 36 साल के बाद ओलंपिक में हिस्सा लेगी। छत्तीस साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में खेलती नजर आएगी। टीम की इस कामयाबी का प्रशंसकों को लंबे समय से इंतजार था।
भारत को ओलंपिक का टिकट यूरो हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों स्पेन की हार के बाद मिला। अब टीम की निगाहें 2016 रियो ओलंपिक में कामयाबी हासिल करने पर हैं। वैसे तो पहले भी हम लोग हमने बहुत मेहनत की इस टाइम के लिए और आज हम लोग को ये टाइम देखने को मिला। इसी वजह से हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम लोग जितना ज़्यादा हम लोग और अच्छा परफॉर्म कर सके, जितना ज़्यादा हम लोग जो भी हम लोग के मिस्टेक्स हैं उनको हम लोग जल्दी से जल्दी ठीक करें ताकि हम लोग ओलंपिक्स में सही से परफॉर्म करें। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस कामयाबी पर टीम को बधाई दी है। This is the greatest moment for women hockey in the country, and we are definitely hopeful that this time this women hockey will bring along with the men the medal from the Olympic podium, no doubt about it. भारतीय टीम ने अंतिम बार 1980 के मॉस्को ओलंपिक में हिस्सा लिया था, जिसमें उसने चौथा स्थान हासिल किया था। 36 साल के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत की महिला और पुरुष टीमें ओलंपिक में एक साथ नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को कल राष्ट्रपति भवन में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सानिया को खेल के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया। हाल ही में सानिया मिर्जा ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर विंबलडन का खिताब जीता था। वहीं सानिया के साथ साथ अलग अलग खेलों में अपना लोहा मनवा चुके कई और खिलाड़ियों को भी राष्ट्रपति ने द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। मशहूर गीतकार शैलेंद्र का आज जन्मदिन है। शैलेंद्र ने राज कपूर की दर्जनों फिल्मों के लिए गाने लिखे। इसमें तीसरी कसम और बरसात जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। सरल और सटीक शब्दों में भावनाओं और संवेदनाओं को अभिव्यक्त कर देना शैलेंद्र की खासियत थी। कमाल के गीत लिखने के लिए शैलेंद्र को कई पुरस्कार भी मिले। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। और आज दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे आप राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं गीतकार शैलेंद्र से जुड़ी खास पेशकश। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में महागठबंधन की रैली आज, सोनिया गांधी करेंगी शिरकत। रैली से पहले जेडीयू और आरजेडी को झटका, 3 विधायक बीजेपी में शामिल। वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिकों का आंदोलन जारी। राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग, जल्द लागू करने के लिए सरकार को दें निर्देश। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की अवधि कल हो रही है खत्म। सरकार ने कहा करें 48 घंटे इंतजार। कांग्रेस का आरोप, अध्यादेश पर हो रही है चुनावी राजनीति। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद निलंबित। पंजाब में पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। सांसदों ने कहा उसूलों से भटकी पार्टी। 36 साल बाद महिला हॉकी टीम को ओलंपिक का टिकट। यूरो चैंपियनशिप में स्पेन की हार के बाद मिला मौका। प्रशंसकों की बढ़ी उम्मीदें।